स्वागत है आपका काइनेटिक क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारे पास कैटलिस्ट एंड आर्हीनियस इक्वेशन। कैटलिस्ट उत्प्रेरक। वैसे कैटलिस्ट की बात की जाए तो कैटलिस्ट किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम में आने वाले सब्सटेंस होते हैं। ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि रिएक्टेंट की स्पीड को तेज कर देते हैं और जिनसे प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाता है। इसका अपोज भी कर सकते हैं, किसी रिएक्टेंट की स्पीड को कम कर सकते हैं और प्रोडक्ट धीरे धीरे मिलना शुरू हो। पूरे प्रोसीजर में एक बात ध्यान रखिए, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तेज करता है, धीमा करता है, पर प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। उसके कुछ पार्ट्स प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करके धीमा करके खुद ही अलग हो जाता है। तो कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट हमारे पास चार तरीके के हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कैटलिस्ट, जिनमें पॉजिटिव कैटलिस्ट धनात्मक उत्प्रेरण, नेगेटिव कैटलिस्ट ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट स्वः उत्प्रेरक और लास्ट है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट प्रेरित उत्प्रेरक। बात कर लेते हैं थोड़ा इनके बारे में भी। पॉजिटिव कैटलिस्ट किसी रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करने वाला कैटलिस्ट होता है, यानी कि अगर किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है और आप उसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट मिक्स कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगी, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। नेगेटिव कैटलिस्ट इसका अपोजिट करेगा, ये प्रोडक्शन को कम करेगा, प्रोडक्ट को धीरे धीरे बनाएगा। ऑटो कैटलिस्ट की बात करें तो किसी रिएक्शन में बाहर से यानी कि एक्सटर्नल फील्ड से हमें कोई सब्सटेंस मिक्स नहीं करना होता है। कोई रिएक्शन है, अगर किसी रिएक्शन में सपोज कर लेते हैं रिएक्शन है आर गिव्स पी और इसमें आर पी में चेंज हो रहा है। अगर पी प्रोडक्ट ही कुछ देर बाद कैटलिस्ट की तरह काम करना शुरू कर दे तो इस प्रोडक्ट को ही हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। यानी कि हमें बाहर से कुछ मिक्स नहीं करना है, रिएक्शन में ही कैटलिस्ट खुद बेखुद बन जाएगा, अपने आप ही बन जाता है। लास्ट है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब जैसे मेरे पास रिएक्शन है ए गिव्स बी और एक रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है। अगर इस रिएक्शन को मैं इस रिएक्शन के साथ कराऊं और ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाए तब इस तरीके के कैटलिस्ट को हम इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं। यानी कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो किसी दूसरी रिएक्शन को पॉसिबल कराते हैं, उसकी वजह से वो रिएक्टेंट इंड्यूस्ड कैटलिस्ट हो जाते हैं। तो कैटलिस्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस आपको नॉर्मल बातें ध्यान रखनी है कि कैटलिस्ट क्या होता है। और एक छोटी सी बात और, किसी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट वर्क करता है तो उस रिएक्शन को हम नेमली कहते हैं कैटलाइसिस यानी कि उत्प्रेरण। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी पे बहुत बच्चों को डाउट होता है, ये किस टाइप की एनर्जी है, किस तरीके से हम इसे न्यूमेरिकल्स में फोकस कर सकते हैं, थ्योरेटिकल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है ये। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल है H2+I2। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन। ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस होती है और आयोडीन सॉलिड में होता है। हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं, कलरलेस, और आयोडीन का कलर होता है कुछ कुछ वायलेट, पर्पल जैसा। ओके, अगर हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल्स को मैं रिएक्ट कराता हूँ तो कुछ टाइम के लिए ये यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके बाद आपका प्रोडक्ट बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर HHI ये इसके साथ कुछ एक वांडावाल्स वीक वांडावाल फोर्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं, बॉन्डिंग बना रखी है, और जिसके बाद ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और ये बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है HI, दो मॉलिक्यूल्स हमारे 2HI। इसका मतलब रिएक्टेंट के बाद एक कुछ टाइम के लिए कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए
इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो एनर्जी हेल्प करती है उसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि द एनर्जी विच हेल्प्स टू मेक द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि किसी अभिक्रिया में सक्रियण जटिल यौगिक बनाने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है या मदद करती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी के साइड से भी हैं, उनको भी थोड़ा बेनिफिट्स मिल जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी काम कर रही है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई सफिक्स ए। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी लेवल को हम समझ कैसे सकते हैं किसी रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर? कैटलिस्ट का क्या रोल होगा, क्या रोल हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा करें? तो ठीक है, देखते हैं। सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है कि रिएक्शन है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही होगा। तो आर से पी बनाना है। अगर किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो सीधी सी बात है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने शुरू में ये वाली जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन मैंने एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ड्रॉ कर दी है। मैंने इस वक्त कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है और ये आप देख रहे हैं ये यहाँ से और ये प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। ये लाइन तब है, ये कर्व तब है जब किसी भी तरीके का कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया, टेम्परेचर हमने नॉर्मल ही रख रखा है। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर मैंने इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए किसी पॉजिटिव कैटलिस्ट को यूज़ किया तो आप ये कर्व देख सकते हैं, ये कर्व पहले से शॉर्ट हो गया है और ये शॉर्ट कर्व में हम देख सकते हैं कि इसका टाइम प्रोडक्ट बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में से, इसमें से और इसमें से किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है ऊपर वाले कर्व में ज़्यादा टाइम लगेगा जिसमें हमने कैटलिस्ट मिक्स नहीं किया था। तो कैटलिस्ट मिक्स करने पर टाइम कम लगा, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा रही होगी। स्पीड ज़्यादा रही है, इसका मतलब कैटलिस्ट मिलाने पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रहे मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी लेवल डाउन कर दिया है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी लेवल यहाँ था, कैटलिस्ट मिलाने पर एक्टिवेशन एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी लेवल कम होते ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट आराम से प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। हम इसे कार्टून डायग्राम से देख लेते हैं, तो चेक करते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया कार्टून डायग्राम, इससे हम थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ओके, ये आपको यहाँ पे एक स्टोन दिखाई दे रहा होगा। ये स्टोन है, यानी कि एक वर्क है, इसको कंप्लीट करना है। और ये जो खड़ा है ये हमारा है रिएक्टेंट, ये अपनी पावर लगा रहा है। सपोज़ कर लीजिए इसकी पावर E1 है और ये अपनी पावर लगाकर इस स्टोन को ब्रेक करना चाहता है। अब मान लीजिए ये अकेला है और हैमर लेकर इस स्टोन को ब्रेक कर रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। लेकिन कुछ देर बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आ गया कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट ने भी अपनी पावर लगाई इस स्टोन पर और इसको ब्रेक करना शुरू कर दिया। अब बताइए क्या इस रिएक्टेंट को पहले से ज़्यादा पावर लगानी चाहिए या पहले से कम? सीधी सी बात है पहले से कम, क्योंकि अब कैटलिस्ट भी काम कर रहा है। इसका मतलब कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, खुद आता है, खुद काम करने लग जाता है और दूसरे की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब ये दोनों ही वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब स्टोन जल्दी ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वर्क की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर से रिलेटेड क्या क्या इक्वेशन आर्हीनियस ने बनाई है। तो ये हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन है। ध्यान रहे पिछले वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली कर्व और नीचे वाले जो कर्व देख रहे हैं, ये ऊपर वाला कर्व जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे बोला था और जो नीचे वाला कर्व है
ये टेम्परेचर ज़्यादा करके बोला था। इसका मतलब अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तब भी रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो सकती है, टेम्परेचर ज़्यादा करते हो तब भी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो सकती है, यानी कि दोनों ही ज़्यादा होने पर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे। ओके, तो अब मेरे पास है यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन है के इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ध्यान रखना, ये ई ए अपॉन आर टी ई की पावर में है। ई जो लॉग में आप यूज़ करते हैं, एक लॉग बेसिक है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि के रेट कांस्टेंट है, ए आर्हेनियस कांस्टेंट है, इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी मैं बता चुका हूँ, आर रेड पर कांस्टेंट है। ध्यान रहे इसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन पर मोल आपको लेनी है। ये टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में लेना है। तो एक इक्वेशन है, आर्हेनियस से बड़ी खूबसूरती से इस इक्वेशन को डिज़ाइन किया। आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर भी आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी भी आ रही है और रेट कांस्टेंट भी आ रहा है, जो डायरेक्ट किसी रेट को एक्सप्रेस करता है। ओके, अगर मैं इसका लॉग ले लूँ, लॉग आप आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग लेने के बाद यहाँ पर लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, इस बेस में आप 10 देख रहे हैं, ये एक सिंबल है। लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये 2.303 मैं आपको बता चुका हूँ पहली वाली वीडियो में कैसा आया है। ठीक है, ये इस वाली इक्वेशन का यहाँ पर लॉग लेने से आया है। आप इसका लॉग लेंगे तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। ठीक, एक इक्वेशन है, अगर क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंट हो गए, सपोज़ करिए 10 डिग्री सेल्सियस से मैं पहुंच गया 20 डिग्री सेल्सियस पर, तब रेट पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाई गई, जो आपने सेकंड लॉग वाली इक्वेशन देखी थी, उसी को ही हम दो बार T1 T2 लेकर एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन है log K2 अपॉन K1। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप T1 T2 ले लेंगे तो K1 K2 दो रेट कांस्टेंट हो जाएंगे। ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब कहेंगे कि इस वाली इक्वेशन का क्या रोल है। तो ज़्यादातर एग्ज़ामिनेशन में, यानी कि मैं कहूँ कि 12th एग्ज़ामिनेशन, BSc और आप कह सकते हैं कि नीट, पॉलिटेक्निक, IIT मेन, इसमें ये नॉर्मल बेसिस पर आ जाती है ये इक्वेशन विद द न्यूमेरिकल। जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल है, यानी क्वेश्चन है मेरे पास, द रेट विल बी क्वाड्रपल्स इफ़ टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। क्वाड्रपल्स का मतलब मैं बता दूं, क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स। क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स, 4 गुना। तो कहना क्या चाह रहा है, बिल्कुल सिंपल है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करें। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है तो रेट हो गया है क्वाड्रपल्स, यानी कि पहले रेट सपोज़ करिए 1 था और वो हो गया 4 गुना, 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो मैं सारे डिटेल डेटा लिख लेता हूँ इसका। T1 10 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसे केल्विन में चेंज कर लिया 23। T2 20 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसे चेंज कर लिया केल्विन में 293 केल्विन। सपोज़ करें K1 K रहा तो K2 क्या हो गया, क्वाड्रपल्स, यानी कि पहले का कितना हो गया, 4 गुना हो गया, क्वाड्रपल्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन हमने ले रखी थी log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके हम कैलकुलेशन चेक करेंगे। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। K2 की जगह हमने रख दिया 4K, K1 की जगह रख दिया K। ई आपको निकालना ही है 2.303, 8.314 आर की वैल्यू। T2 की वैल्यू रख दी 293, T1 की वैल्यू रख दी 283। ये कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर हमने इसका ई ए निकाल दिया है। ई ए आ गया हमारे पास 95592.9 जूल पर पार्टिकल, यानी जूल पर मोल। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। थैंक्स, पढ़ाई करते रहिए।